ये वीडियो एनसीईआरटी सामाजिक अध्ययन की कक्षा 6 की पुस्तक पर आधारित प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। कक्षा 6 जो पुस्तक है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे कक्षा 6, इसके जो प्रथम 3 पाठ हैं वह भौगोलिक सामग्री से संबंधित हैं और इन तीनों पाठों से जो भी प्रश्न बहुविकल्पीय बने हैं इस वीडियो में उनको शामिल करने की कोशिश की गई है। इस वीडियो के प्रश्नों को आप हल कर लेते हैं तो समझिए आपके प्रथम 3 अध्याय जो भूगोल से संबंधित हैं वह तैयार हो जाएंगे। चलिए हम एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित मानचित्रों का उनके सही प्रकार से मिलान कीजिए। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? भौतिक फिजिकल मैप वो होता है जिसकी बाउंड्रीज ईश्वर ने बनाई हैं, यानी कि पर्वत, पठार, नदियाँ और मैदान। तो ये हो जाएगा इससे संबद्ध। राजनीतिक मानचित्र क्या है? जिसकी सीमाओं का निर्धारण मानव द्वारा किया गया है, अर्थात राज्यों, नगरों और देशों की सीमाओं को दर्शाना। थीमेटिक मानचित्र जो किसी विशेष थीम पे, किसी सूचना आधारित किसी थीम पर बेस्ड है, जैसे कि वर्षा का वितरण, वनों का वितरण, उद्योगों का वितरण, किसी विशेष राज्य, किसी विशेष देश या फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। तो ये हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र। इस हिसाब से देखें हम तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मानचित्र पर दी गई 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो हम उसे कहते हैं प्रधान दिग बिंदु। जो 4 दिशाएं हैं हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उन्हें हम प्रधान दिग बिंदु या कार्डिनल पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बने हुए जाल को क्या कहते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी स्थान की सटीक स्थिति जानते हैं? तो देशांतर और अक्षांशों का जो जाल होता है वह कहलाता है ग्रिड। इस प्रकार हम इसे देख सकते हैं। अक्षांश और देशांतर का जो जाल होता है वो कहलाता है ग्रिड। यदि आप उत्तर और पूर्व दिशा के बिल्कुल बीच की दिशा देख रहे हैं तो उस चतुर्थांश बिंदु को क्या कहेंगे? यदि उत्तर और पूर्व की बात हो रही है, ये हो गया पूर्व और ये है हमारा उत्तर, तो इसके बीच की जो दिशा की बात हो रही है अर्थात चतुर्थांश बिंदु जो होगा वो कहलाएगा उत्तर पूर्व। हमारा सी उत्तर सही होगा। वह कौन सी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है? तो जो रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे हम कहते हैं विषुवत वृत्त। यहाँ हम ध्यान देंगे, हम उसे रेखा भी बुलाते हैं और वृत्त भी, क्योंकि यह रेखा जो होती है हमारी ये चारों ओर वृत्त के होती है तो इसे हम वृत्त भी कहते हैं। इक्वेटर। आंसर हमारा सी सही होगा। पृथ्वी को 1 अंश देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 अंश देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। मानचित्र में पैमाना का क्या कार्य है? तो मानचित्र में जब हम बनाते हैं तो पैमाने का कार्य दिशा बताना, सुंदर दिखाना, वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी का अनुपात बताना। यही हमारा सटीक उत्तर होगा सी। चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो कंपास की जो सुई होती है हमेशा हमारी ये इस प्रकार यहाँ पर उत्तर दक्षिण दिशा को संकेत करती है। भी उत्तर सही होगा हमारा। भारत का मानक यामयोत्तर समय कहाँ से लिया गया है? यामयोत्तर में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यामयोत्तर का मतलब होता है देशांतर। यामयोत्तर यानी देशांतर। तो हमारा जो मानक देशांतर है वह है 82.5 डिग्री पूर्व। भारत का जो प्रधान IST जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, भारत की मानक रेखा जो है यानी मानक यामयोत्तर वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आगे बढ़ेंगे हम। मानचित्र के 3 मुख्य घटक कौन से हैं जिनके बिना एक सटीक मानचित्र बनाना संभव नहीं है? तो मानचित्र के जो 3 प्रमुख घटक हैं वह हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। हम NCERT की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और एक एक प्रश्न उसके बिंदुओं को ध्यान में रख करके ही बनाया गया है। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो दूरी, दिशा और प्रतीक। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हम देखेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर हम उत्तर की बात करें ऊपरी सिरे की ओर तो ये उत्तर होगा हमारा 37.6 मिनट। 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि भारत जो है दक्षिण में 8.4 मिनट से शुरू होकर के उत्तरी देशांतर से प्रारंभ होकर 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर उसकी सीमा खत्म होती है।
ये दोनों जो है ये उत्तरी अक्षांश ही है भारत जो स्थित है। तो यहाँ पे लेकिन चूंकि उत्तर में कहाँ तक है, तो उत्तर में हमारा उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर 37 डिग्री 6 मिनट। भारत के देशांतरीय विस्तार के कारण देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्से के समय में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है। भारत का देशांतरीय विस्तार हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें एक अनुमानित रूप से मोटा मोटा ले लें तो 30 अंश होता है, लगभग 30 अंश है। हमारा जो देशांतरीय विस्तार भारत का पूरब से पश्चिम जो है वो अगर हम पूर्ण रूप से इस तरह से ले लें तो लगभग 30 डिग्री है, और 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है। तो 30 डिग्री में लगभग 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। लगभग 2 घंटे का अंतर आता है समय में, स्थानीय समय में। तो हमारा उत्तर होगा 2 घंटे। पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। भारत का मानक समय IST ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, यानी हमारा सी उत्तर सही होगा। भारत की जो मध्याह्न समय रेखा है वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 0 लंदन का जो देशांतर है वो 0 डिग्री पूर्वी 0 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के बीच का जो अंतर होगा वो लगभग 5.5 घंटे का होता है। इसीलिए भारत का समय जो है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। इस पर एक मेरा अलग से वीडियो है जिसमें मैंने समझाया है कि ये किस प्रकार निर्धारित होता है। आप उस वीडियो को मेरे कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आप भारत के सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश से सबसे पश्चिमी छोर गुजरात की यात्रा करते हैं तो स्थानीय समय के अनुसार आपको अपनी घड़ी में क्या बदलाव करना होगा। तो स्थानीय समय में तो 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में उसके बीच में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है दोनों में, और 30 डिग्री का मतलब होता है 120 मिनट, और 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो 2 घंटे का जो ये अंतर होता है ये लोकल टाइम में होता है। लोकल टाइम में अंतर आएगा वहाँ के दोनों जगहों के, लेकिन घड़ी में हमें कोई भी बदलाव नहीं करना होगा। हम घड़ी में क्योंकि पूरे देश में एक ही मानक समय है। तो सही उत्तर होगा हमारा सी होगा। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के जाती है। तो यह होकर जाती है भारत के 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। का ट्रिक हो जाएगा, आंधी में छत ऊपर उड़ी। आंधी फॉर आंध्र प्रदेश, में फॉर मध्य प्रदेश, छत यानी छत्तीसगढ़, ऊपर यानी उत्तर प्रदेश, और उड़ी यानी ओडिशा। हम याद कर लेंगे, आंधी में छत ऊपर उड़ी। आगे चलते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यह भारत के कितने राज्यों को से होकर के जाती है या छूती है। तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है, यानी हमारा भी उत्तर सही है। 8 राज्यों से होकर जाती है। इसे भी हमने याद किया है, बहुत सारे इसके भी ट्रिक्स हैं। पुराना जो सबसे है मित्र पर गमछा झार वाला। 8 राज्यों से जाती है कर्क रेखा। कौन कौन से। मित्र मिजोरम, त्रिपुरा, ग गुजरात, म मध्य प्रदेश, छ छत्तीसगढ़, झ झारखंड, र राजस्थान। ये हो गया आपका मित्र पर गमछा झार। तो ये भी एक ट्रिक था जो हम लोग याद किया करते थे, या फिर अन्य किसी भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इसे। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आगे बढ़ते हैं हम। यदि लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में उस समय क्या समय हो रहा होगा। भारत में अगर लंदन में दोपहर का 12 बज रहा है तो चूंकि भारत का समय 5.5 घंटा आगे है वहाँ से, तो जाहिर सी बात है शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ये उत्तर सही होगा। वह कौन सा बिंदु है जहां कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में काटती हैं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा जहां भारत में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय यानी IST और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं। तो इसका उत्तर है सी, कोरिया, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को ये काटती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा और विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को कहाँ काटती हैं।
तो ये दोनों एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में काटती हैं। तो याद रखेंगे हम कि प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री मेरिडियन और विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में काटते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा याद रखेंगे, थल यानी जमीन, किस देश के साथ लगती है? बड़ा महत्वपूर्ण और अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। राज्य छोटा सा, देश छोटा सा है, लेकिन सबसे ज्यादा सीमा हमारी इसी के साथ बॉर्डर साझा होता है, 4096 किलोमीटर लंबा। आगे बढ़ते हैं। जल और थल का ध्यान जरूर देंगे हम। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो है भारत और चीन के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं? 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो हैं ये भारत के समुद्र तटीय राज्य हैं। यहाँ मुख्य भूमि में स्थित राज्यों की बात हो रही है। तो 9 राज्य हैं। आगे चलते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। सी उत्तर सही है। पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट किन देशों को अलग करता है और मन्नार की खाड़ी द्वारा जोड़ता है? तो पाक स्ट्रेट जो है वो भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव और भारत म्यांमार। तो नाम तो इसका पाक है, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, बल्कि यह है भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक जलडमरू मध्य जो है नाम पर नहीं जाना इसके, ये भारत और श्रीलंका इन 2 देशों को अलग करता है। जलडमरू मध्य जल की एक पतली धारा होती है जो कि 2 बड़ी समुद्र राशियों को कनेक्ट करती है। याद रखेंगे हम। ग्लोब के संबंध में कौन सा कथन सबसे सटीक है? यह पृथ्वी का एक काल्पनिक चित्र है, यह पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यह केवल महाद्वीपों को दिखाने वाला एक नक्शा है, यह पृथ्वी का एक चपटा आकार है। तो ये पृथ्वी का एक ट्रू मॉडल है, लघु छोटा उसका एक ट्रू वास्तविक मॉडल है। आगे बढ़ते हैं हम। विश्व में सबसे अधिक समय क्षेत्र किस देश के पास है? तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है वो फ्रांस के पास है, इसके बाद 12, इसके बाद जो हम आते हैं रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो इनके पास 11 हैं। सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो हैं वो फ्रांस के पास हैं। ये हम ध्यान देंगे पूरे देश में तो एक ही टाइम जोन है इनके, मुख्य भूमि की जो फ्रांस देश की बात हो रही है, लेकिन चूंकि इसके अन्य भी द्वीपों पर इनका विस्तार है तो अपने अन्य द्वीपों के कारण इनके कुल मिला के 12 टाइम जोन हो जाते हैं। अगर केवल देश की बात की जाए उस मुख्य भूमि के फ्रांस की, तो इनका एक ही टाइम जोन है, जबकि रसिया का जो पूरा का पूरा टाइम जोन है 11, वो पूरा का पूरा रशिया में ही है, यूएसए और रसिया में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर में कई जगह टेढ़ा मेढ़ा क्यों मोड़ा गया है? क्यों मोड़ा गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को? समुद्र की गहराई के कारण, एक ही देश या द्वीप समूहों में 2 अलग अलग तिथियां न हों, इनसे बचने के लिए। यही हमारा उत्तर है कि चूंकि एक ही देश या द्वीप समूह में 2 अलग अलग तिथियां ना हों, इसीलिए उनको मोड़ दिया गया है ताकि वो भूमि जो है वो एक ही टाइम जोन में आ जाए। यही हमारा सही उत्तर है, बी। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं तो तिथि में क्या बदलाव होगा? यदि आपका एक दिन जो है वह बढ़ जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इधर ईस्ट है, समझिए यहाँ पे अमेरिका का ये जो पॉइंट है, और इधर जो हमारा है रसिया है और ये अमेरिका है, इधर यहाँ जापान है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जैसे ही कोई व्यक्ति आता है इस साइड में, पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे ही आता है तो 1 घंटा माइनस हो जाता है, 1 दिन माइनस हो जाता है, और यदि पूर्व से पश्चिम जाता है तो 1 दिन बढ़ जाता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम जाने पर 1 दिन बढ़ जाएगा। इसे ऐसे समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति अमेरिका से जापान की तरफ जाता है उधर, तो उसमें 1 दिन का पूरा 24 घंटे यानी 1 दिन की पूरी वृद्धि हो जाएगी, और यदि जापान से उधर अमेरिका की तरफ आता है तो पूरा का पूरा 1 दिन कम हो जाएगा।
पृथ्वी को कुल कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? टाइम जोन्स। तो पृथ्वी को 0 डिग्री मेरिडियन के ईस्ट इधर 12 टाइम जोन बना दिए गए हैं +12, और 0 डिग्री मेरिडियन के इधर पश्चिम साइड इधर भी 12 टाइम जोन बना दिए गए हैं, ये -12 हैं। इसके 0 डिग्री मेरिडियन के जब हम दाहिनी तरफ जाते हैं यानी पूरब की ओर, तो हमारा जो है ये समय 1-1 घंटा बढ़ता जाता है, और अगर हम पश्चिम की तरफ गमन करते हैं तो हमारा 1-1 घंटा कम होता जाता है। यही कारण है कि जब आपका 0 मेरिडियन पे 12 बजा है तो भारत में उस समय ठीक 5.5 घंटा आगे हमारा 5:30 शाम का बज रहा होता है। तो कुल मिला के हमारे 24 टाइम जोन्स बांटे गए हैं, और जो प्रत्येक टाइम जोन है वो लगभग 15-15 देशांतर को कवर करता है। 1-1 घंटे की दूरी वो होती है। अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है भाई? अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ये तो बिल्कुल सही है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई एक समान होती है, ये गलत है। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो एक बराबर नहीं होती हैं। जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर ऐसे बढ़ती जाती हैं तो ये ऊपर उत्तरोत्तर छोटी होती जाती हैं। तो यही हमारा आंसर भी ही सही होगा। पृथ्वी के ताप कटिबंध के आधार पर वह क्षेत्र जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है वह क्या कहलाता है? तो कर्क और मकर रेखा के बीच जो स्थित क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय यानी टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? कितने देशांतर हैं हमारे? कुल मिलाकर 360। 0 डिग्री मेरिडियन के 180 इधर पूर्वी और 180 पश्चिमी, कुल मिला के हमारे हो गए 360 देशांतर, उनकी संख्या। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ पर सर्वाधिक होती है? जब आप मानचित्र को देखेंगे, जब ग्लोब को आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये कुछ इस प्रकार होते हैं हमारे देशांतर। तो आप देखेंगे कि विषुवत रेखा जहाँ होती है यानी भूमध्य रेखा, वहीं इन दोनों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, अर्थात हमारा उत्तर होगा विषुवत रेखा पर। ग्रिड किसका जाल है? अभी पहले भी हमने देखा ग्रिड क्या है? अक्षांशों और देशांतरों का जाल जो है वही क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। देशांतर और अक्षांश का जो जाल है यही कहलाता है ग्रिड, अर्थात हमारा जो ए उत्तर है सही होगा। याम्योत्तर से कंफ्यूज ना हो, याम्योत्तर का मतलब देशांतर ही होता है। याम्य प्लस उत्तर, याम्य अर्थात दक्षिण और उत्तर, तो जो रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाती हैं अर्थात ये यही कहलाती हैं याम्योत्तर अर्थात देशांतर। किसी स्थान के निर्देशांक से क्या तात्पर्य है? किसी भी जगह जब हमारा कोई लोकेशन ट्रैक करता है तो वो होता क्या है? वो निर्देश, हमारा जो लोकेशन होता है वही हमारा निर्देशांक है। हम कितने डिग्री लैटिट्यूड और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे खड़े हैं वही हमारा निर्देशांक होता है, यानी कि कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर, इन्हीं का मिलन बिंदु जो होता है, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट जो होता है यही कहलाता है हमारा निर्देशांक। ये हमारी लोकेशन को बताता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, उस स्थान का अक्षांश और देशांतर का मिलन बिंदु। आगे बढ़ते हैं हम। यदि आपको किसी स्थान का अक्षांश पता है लेकिन देशांतर नहीं, तो क्या आप उसकी सटीक स्थिति जान सकते हैं? हाँ, अक्षांश ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं, यह गलत है। नहीं, क्योंकि अक्षांश रेखा वह स्थान कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल सही है कि अगर हमें सिर्फ अक्षांश का पता है, मान लीजिए आपको अक्षांश का पता है कि 23.5 डिग्री पे इनका लोकेशन है, तो 23.5 डिग्री यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है पूरा, कैसे हम ट्रेस करेंगे कि उनकी लोकेशन क्या है? तो किसी भी लोकेशन के लिए हमें अक्षांश के साथ साथ देशांतर का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। जब हमें उसे उसका निर्देशांक मिलेगा, यानी जहाँ अक्षांश और देशांतर दोनों क्रॉस करते हैं, तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अक्षांश रेखा पर वह स्थान कहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवों के निर्देशांक क्या होंगे? ध्रुवों पर क्या निर्देशांक होगा भाई? जब हम ध्रुवों की बात करते हैं ऐसे, तो हमारा ये देशांतर है और ये हमारा क्या है? ये अक्षांश है और ये हमारे क्या हो गए? देशांतर। तो हम जानते हैं बिल्कुल ध्रुवों पे हमारा जो अक्षांश होता है वो होता है 90 डिग्री अक्षांश। ध्रुवों के निर्देशांक पूछा है तो 90 डिग्री अक्षांश उत्तर या दक्षिण। यहाँ पे 0 उत्तर नहीं आएगा, यहाँ उत्तर होगा हमारा क्या? 0 डिग्री 90 डिग्री अक्षांश उत्तर या दक्षिण। 90 डिग्री अक्षांश इसी बिंदु को ही एग्जैक्ट बताता ही है जो यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं हम।
पृथ्वी पर दूरी मापने के लिए किन रेखाओं का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो पृथ्वी पर दूरी अगर हमें मापना होता है तो हम क्या करते हैं? देशांतर का, अक्षांश और देशांतर दोनों का, केवल कर्क रेखा का। तो किसी भी स्थान की दूरी हमें अगर मापनी है तो हमारे जो अक्षांश और देशांतर दोनों के जो निर्देशांक हैं उन्हीं से हम उसका डिस्टेंस मापते हैं। जीपीएस तकनीकी किसी स्थान का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग करती है? तो बादलों की स्थिति का, उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त निर्देशांकों का। तो यही हमारा सही उत्तर है, उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त निर्देशांकों का। हमारा स्थान लोकेट करने में, हमारा पता लगाने में हमारे जो निर्देशांक होते हैं, यानी हम कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर पर स्थित हैं, वही जो होता है वही हमारा पता लगाता है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती रहती है, 24 घंटे में पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है, घूर्णन भी कहते हैं। इसके अलावा हम उसे परिभ्रमण भी कहते हैं, यानी कि रोटेशन भी कहते हैं हम उसे, इसका नाम है। और इसे हम दैनिक गति के भी नाम से जानते हैं। 3 नाम है इसके, घूर्णन, परिभ्रमण और दैनिक गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाती है, इसे क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं हम परिक्रमण। परिक्रमण, यह रिवोल्यूशन कहलाता है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, क्यों? पृथ्वी की गति बढ़ने के कारण, हर साल के बचे हुए 6 घंटों को जोड़कर 4 साल में एक दिन बनने के कारण, चंद्रमा की स्थिति के कारण, सूर्य की दूरी कम होने के कारण। तो चूंकि पृथ्वी जो है सूर्य का जब चक्कर लगाती है तो उसे 365 सही 1/4, लगभग 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। तो हर चौथे वर्ष यही 1/4 दिन एक दिन का रूप ले लेते हैं और वर्ष 366 का हो जाता है और फरवरी 29 की हो जाती है। तो हमारा उत्तर होगा बी। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन जो होता है, मेन पृथ्वी का क्या करना होता है? परिक्रमण। वो सूर्य के चारों ओर जो अपने 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ अपने अक्ष पे झुक करके जो वो परिक्रमण करती है, उसी कारण दिन सीजन का परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन होता है और दिन रात छोटे बड़े होते हैं। इक्कीस जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत, उत्तर अयनांत, विषुव चंद्र ग्रहण। तो 21 जून को हमारी पृथ्वी पर 21 जून के दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इसे हम कहते हैं उत्तर अयनांत, यानी कि समर सोल्स्टाइस। विश्व के किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों के मौसम में मनाया जाता है? तो अभी हमने बात की कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के मौसम में बिल्कुल उल्टा संबंध होता है। जब वहाँ गर्मी है तो वहाँ जाड़ा होगा। तो चूंकि उत्तरी गोलार्ध में हम दिसंबर में मनाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में हम गर्मियों में क्रिसमस मनाते हैं। हमारा उत्तर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर वह स्थिति जब दिन और रात की लंबाई पूरी दुनिया में बराबर होती है, क्या कहलाती है? तो जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं उस दिन सूर्य जो होता है विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, तो इसे हम विषुव से जोड़ लेंगे, उसे हम विषुव यानी इक्विनॉक्स कहते हैं। क्योंकि विषुवत रेखा पर चमकता है इसलिए हम उसे विषुव या इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। यह 2 समय होता है, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर। 21 मार्च इसे हम वसंत विषुव के नाम से जानते हैं और 23 सितंबर इसे हम शरद विषुव के नाम से जानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात किस तारीख को होती है? तो बिल्कुल हमें विपरीत सोचना है। जिस दिन हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता होगा उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। तो इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात कब होती है? तो 29 दिसंबर को। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। शरद विषुव की घटना किस तारीख को होती है जब पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? 2 तिथियों को दिन रात बराबर होते हैं, एक 21 मार्च और दूसरा होता है 23 सितंबर।
तो शरद विषुव 23 सितंबर और 21 मार्च जो होता है वो होता है वसंत विषुव। ये वसंत विषुव है, ये शरद विषुव है। महीने से रिलेट कर लेना है इसे। यह प्रश्नावली का एक भाग रहा। अगर आपको इसी प्रकार 50-50 प्रश्नों की और प्रश्नावली 150 प्रश्नों की यह प्रश्नावली है, अगले भाग में हम 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और भाग 3 में 101 से 150 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और हमारा 3 चैप्टर जो मेन है वो समाप्त हो जाएगा एनसीईआरटी की बुक से, कक्षा 6 की, जो मेन ज्योग्राफी पर बेस्ड है। अगर आपको इसमें से कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है कि समय का निर्धारण कैसे होता है, तो इससे संबंधित मेरी बहुत सारी पोस्ट फेसबुक पर है। आप समय गणना संबंधित विभिन्न जो भी आपको नहीं समझ में आया है, आप उसे जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगी और पिन कर दूँगी। धन्यवाद।